You can really go down a deep rabbit hole if you read about ice ages. There's deep rabbit hole on ice ages. Deep rabbit hole. ग्लोबल वार्मिंग और आइस एज में बैठे थे कुछ चंद दोस्त हैं हमारे, उनके साथ बैठे थे। मैंने आइस एज के बारे में बहुत उनसे क्वेश्चंस किए, बहुत इन्फॉर्मेशन में, अपनी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। अब उन्होंने मुझे फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी बताया। तो व्हाट आर योर थॉट्स? क्या फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को ग्लोबल वार्मिंग की रीज़न है बेसिक? ठीक है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग और आइस एज है, दोनों का जो ट्रिगरिंग पॉइंट है वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। उसमें भी मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर लाइक कूलर हो रहे हैं और आइस एज एक्सपेक्टेड है। और यही चीज़ अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर वार्म होने लग जाते हैं और क्या होता है कि हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये दो डिफरेंस है ग्लोबल वार्मिंग में, आइस एज में। तो ज़रूरी नहीं होता कि आइस एज हमेशा कूलर टेम्परेचर की वजह से ही आए। अगर हमारे पास टेम्परेचर में शिफ्ट आता है और वो वार्मर होने लग जाते हैं तो हमारे ग्लेशियर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इंटरग्लेशियल जो लाइक आइस एजेस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके लाइक माइंड में क्या है इस चीज़? अच्छा, इसमें ऐसा है कि पैटर्न जो है ना शिफ्ट होते हैं, वही कि जैसा कि हम रिसर्च हमें बताती है कि कोई एरा ऐसा था जब टेम्परेचर कूलर था, तो आइस एज का एरा था वो। और उसके बाद जो है वो जब टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, ज़्यादा होता है और वार्मर होता है, तो उसमें एक दरमियान का हिस्सा भी आता है, वो भी एरा आता है जिसको फ़ायदा क्या कहती होती हैं? इंटरग्लेशियल पीरियड। अच्छा, इस लफ्ज़ से फिर मुझे समझ एक चीज़ आई है जी, कि मतलब आइस एज थी, जी, अब हम यहाँ पे के दरमियानी इलाके में, और फिर आइस एज आएगी, दोबारा आएगी। यस, एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। ये जो सी लेवल्स, ग्लोबल वार्मिंग की थोड़ी बात कर लेते हैं कि सी लेवल्स राइज हो रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो इसके बारे में कुछ है डिस्कशन हमारे पास? जी, क्या साइंटिस्ट्स बोल रहे हैं? देखिए, अकॉर्डिंग टू रिसर्च देयर आर सो मैनी लाइक इश्यूज क्लाइमेट रिलेटेड या एनवायरमेंटल इश्यूज। जिस तरह आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं या सी लेवल का राइज होना, इन सब का लेकिन जो ट्रिगरिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर है, राइजिंग टेम्परेचर, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कह रहे हैं। अब हम उस एरा में आ चुके हैं कि हम उसे ग्लोबल वार्मिंग ना ही कहें, ग्लोबल बॉइलिंग कहें कि हमारे टेम्परेचर इतने राइज हो, ठीक है। तो हमारा लाइक ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है। सी लेवल राइज होने से क्या हो रहा है कि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो शिफ्ट कर रही है टूवर्ड्स लाइक लैंड ना, ऑन शोर शिफ्ट कर रही है। अच्छा, उससे क्या हो रहा है कि जो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा जो लाइक मरीन इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, प्लस ये है कि लाइक सी का आपको पता है कि वो सलाइन वाटर होता है, वो हमारे जो ड्रिंकेबल एक्वीफर्स हैं उनके साथ मिक्स हो रहा है और उससे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। मतलब पानी भी ऐसे हो रहा है कि अब पीने के लायक शायद इन फ्यूचर ना रहे। और इसके अलावा जो अर्बन फ्लडिंग है Yes, वो है, और exactly. बहुत सारी एरियाज ऐसे हैं जो कि समंदर के किनारे हैं, जो कुछ शहर ऐसे हैं, हाँ, बिल्कुल। वो जो है वो भी ख़त्म होने का अंदेशा है उनका फ्यूचर में। मतलब गालिबन मॉरिशस के बारे में भी ये बोलते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता सबमर्ज हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा एग्जैक्टली ऐसा ही है। है। सी लेवल जो है वो ऊपर आएगा और वो नीचे आ जाएगा। तो इफ़ आई अंडरस्टूड द मैटर करेक्टली, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, बिल्कुल, ग्लेशियल मेल्टिंग हो रही है, बिल्कुल, उसकी वजह से पानी सीज की तरफ ज़्यादा आ रहा है, जी। सीज की तरफ पानी ज़्यादा आ रहा है, तो वो ऑब्वियसली जब वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो वो शोर्स पे आ रहा है। ऐसे। शोर्स पे आ रहा है तो उधर फ्लडिंग कह दें या उसको बोल दें कि लैंड अनअवेलेबल सी रह जाएगी, ऐसा ही, और वो जो पानी है सी वाटर इज सैलाइन। एग्जैक्टली, मतलब ये कि वो जब हमारे ग्राउंड वाटर के साथ मिलेगा तो वो पानी को भी डिस्टर्ब करेगा। बिल्कुल, क्योंकि नमकीन पानी पीने के काबिल तो नहीं, अगर वो बाद में मिला हुआ पानी लोग पियेंगे तो उनके गैस्ट्रो इश्यूज होंगे और मेरे ख्याल में ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह भी होगा। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अगर आपको याद हो 20 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, मैं 9th-10th क्लास में था। पेशावर में मेरे घर के बड़े दरख्त वगैरह लगे होते थे। मैं बचपन में जुगनू पकड़ा करता था, जुगनू पकड़ा करता था, और अभी जब मैं इन चीज़ों को देखने की कोशिश करता हूँ मुझे नहीं नज़र आती, ढूंढने से भी नहीं मिलती।
तो ये राइजिंग टेम्परेचर्स और ये जो शिफ्ट आ रहा है, ये तो मेरी अपनी आंखों देखा हाल है। ये इज दिस लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग, 100%। राइजिंग टेम्परेचर? बिल्कुल 100%, क्योंकि ये कुछ चीज़ें तो हम पुरानी रिसर्च में देखते हैं। फ़ायदा भी जिस तरह से डिस्कस कर रहे थे हम कि हमें पुराने फॉसिल्स मिलते हैं कि इतने बड़े बड़े जो है वो जानवर थे, हाथी की में मिसाल देकर बिल्कुल ऐसा है। तो वो इस जो है वो गर्म टेम्परेचर में नहीं सर्वाइव कर पाए। इसी तरीके से ही आपको मैं आपकी मिसाल से लेता हूँ कि जब ये कोविड का दौर आया, एकदम से फैक्ट्रीज बंद हुई, गाड़ियाँ बंद हुई, एकदम से पूरी दुनिया बंद हुई। तो 2-3 महीने के अंदर एक बार फिर जिसे कहते हैं ना कि ज़मीन जो है उसकी रौनकें बहाल होना शुरू हुई, नेचर की रौनकें बहाल होना शुरू हुई। तो मैंने, जिस तरह आप कह रहे हैं आपने नहीं देखे, तो बिल्कुल ऐसे ही हूँ, मैं भी गाँव से हूँ और मैंने भी नहीं देखे उसके बाद। तो मैंने फिर 2020 अप्रैल में जाके जुगनू देखा और मैं शिफ्ट हुआ था तकरीबन 2009 में इधर इस्लामाबाद, और उसके बाद गाँव आना जाना रहता था, लेकिन मैं वो चीज़ें नहीं देख पाता था। तो मैंने फिर ये अज्यूम किया कि जब ये कार्बन कम हुआ है तो एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा सा इन चीज़ों के रहने के काबिल बना है, तो वो चीज़ें फिर जो है वो हमें दिखना शुरू हुई हैं। इवन वो मैं एक दिन आपसे डिस्कस कर रहा था कि चाइना में एक बच्चा था कोविड के दौरान, उसने अपनी विंडो से देखा कि एक परिंदा है, तो उसने कहा कि ये चिड़िया तो मैंने पहली बार देखी है, और उसके पेरेंट्स ने उसको बताया कि हम इसे बचपन में देखा करते थे। अच्छा, तब ये शटडाउन हुआ सब कुछ कोविड की वजह से, तो वो चीज़ें भी जो है वो नेचर की तरफ आई हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये चीज़ें जो हैं वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो रही हैं जैसे पहले ख़त्म हुई। बिल्कुल। और मैंने ये भी नोटिस किया है, और मैं बात ही कर रहा था, हमारे एक मेट के दोस्त हैं, उनसे मैं बात कर रहा था कि कह रहे हैं कि हर साल आधा दिन विंटर कम होता है, आधा दिन स्प्रिंग कम होता है, एग्जैक्टली, और एक दिन समर ज़्यादा होता है। बिल्कुल ऐसा ही। और अगर मैं उसी जुगनू वाले टाइम से कंपेयर करूँ इसको, तो उस वक्त स्प्रिंग आता था और काफ़ी टाइम के लिए आता था, यानी 45 डेज। ऐसा ही है। अभी स्प्रिंग जो है बिल्कुल श्रिंक हो गया, 20 दिन भी नहीं रहता अभी। मतलब इधर से सर्दी ख़त्म होती है और उधर से गर्मी शुरू, वो बीच वाला और वो बाहर का एक्चुअली मौसम वो भी नहीं नज़र आता। ऐसे ही आपको पता है ग्लोबली लाइक 200 कंट्रीज़ में वैसे स्प्रिंग सीज़न था, जो अब लाइक 4 to 5 कंट्रीज़ में बचा है, अच्छा, क्योंकि वो बिल्कुल श्रिंक हो गया है। और ग्लोबल वार्म, जिस तरह हमारे टेम्परेचर राइज़ कर रहे हैं, हमारा समर एक्सटेंशन ज़्यादा होती जा रही है। अब सीज़न में 80% समर रह गया है, स्प्रिंग तो आप और ऑटम समझेंगे एक तरह से ख़त्म हो गया है ना। तो अब डायरेक्ट गर्मी के बाद सर्दी आती है। ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह राइज टेम्परेचर हो रहे हैं, समर एक्सटेंड होता जा रहा है। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो डिज़ास्टर्स हैं वो समर में ही होते हैं। एग्जैक्टली जी, डेविस्टेटिंग। और इसके अलावा एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारा मार्च जो गुजरा है हमारा पिछले साल, उसमें टेम्परेचर जो था वो 40 प्लस तक है। तो हमारे जो सिट्रस के फ्लावरिंग का स्टेज थी, उसमें फूल आए सही, लेकिन आने के फ़ौरन बाद वो जो है वो गिर गए थे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो सिट्रस की प्रोडक्शन हमारी उस साल कम रही थी। और सिर्फ सिट्रस नहीं, हर वो फ्रूट या वेजिटेबल जो कि बाहर के मौसम में अपना फूल उठाती है और उसको एक टेम्परेचर चाहिए होता है, वही जो प्लाइंग टेम्परेचर है वो 25 से 30 या 32 के दरमियान, जो कि मार्च अप्रैल में हमारा होता था, वो नहीं रहा। तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है। ख़ास तौर पर हमारे जो किसान है, हमारा फार्मर जो है, वो इससे सफ़र कर रहा है। अगर किसान सफ़र कर रहे हैं तो इसकी वजह से हम सब भी उसी में प्रॉब्लम हो। पोलिनेशन के पूरे प्रोसेस में ऑब्वियसली इम्पैक्ट करेगा। फूल होते हैं, लंबे टाइम के लिए रहेंगे, हरे बीज आएंगे, ये सारा इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ। मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें एक इकोसिस्टम है उनका, ऐसे ही फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर टर्म। ठीक है। और हमारा करंट क्लाइमेट जो है, हाउ डज इट कंपेयर टू प्रीवियस आइस एजेस? उससे कैसे लिंक बनता है इसका? देखें कि करंट को अगर हम कहें तो हम वैसे इंटरग्लेशियल लाइक आइस एज में हैं, जिसे हम क्वार्टरनरी आइस एज भी कहते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं प्रीवियस आइस एजेस से, तो हमारे पास टेम्परेचर का सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। हमारे टेम्परेचर अब बहुत ज़्यादा वार्मर हो गए हैं और लाइक पहले जो थे कूलर थे। अगर हम बात करें लाइक अमेरिका की, यूरोप की, एशिया की, वहाँ पे आइस शीट्स बहुत ज़्यादा थी। अब हम कह सकते हैं कि वहाँ पे ख़त्म हो रही हैं क्योंकि टेम्परेचर इतने ज़्यादा राइज़ कर गए, वहाँ पे है ही नहीं ना एक तरह से। तो ये एविडेंस है कि अभी हम वार्मर एक इंटरग्लेशियल लाइक आइस एज में रह रहे हैं। और इस वजह से हमारे पास जो है लाइक अनप्रिडिक्टेड जो है वेदर एक्सट्रीम इवेंट्स जिन्हें हम कह सकते हैं हो रहे हैं अचानक से, लाइक ड्रॉट आ जाना, तेज़ बारिश हो जाना। तो ये सब चीज़ें जो है कंपेरेबल है
कुछ जो इंसान ने यहाँ पे ज़मीन में तबाही मचाई है ना, बिल्कुल अपनी तरक्की के नाम पे, हाँ। बिल्कुल, और बिला वजह के ये जो हमारे शहर अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो रहा है, और कोई भी शहर बनता है तो उसके लिए आपको दरख्त काटने पड़ते हैं। जितने दरख्त काटे जा रहे हैं बिल्कुल उससे आधी तादाद में भी नहीं लग रहे। बिल्कुल ऐसे ये डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और लोग उसका 50% भी प्लांटेशन नहीं करे, और अगर कर भी रहे हैं तो उन्हें ये नॉलेज नहीं है कि कौन से हमने ट्रीज़ लगाने हैं जो एब्जॉर्ब करें क्लाइमेट को ना। ये सबसे बड़ा वो है एग्जैक्टली, क्योंकि हर दरख्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एब्जॉर्ब नहीं करता, और एक दरख्त लाइक 20 to 50 ईयर्स लेता है मेच्योर होने में जो प्योरली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। एक अनप्लैंड किस्म की लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिफॉरेस्टेशन भी चल रही है, तो उसको बैक टू नॉर्मल लाने में ऑफ कोर्स टाइम तो लगेगा। तो मे बी जो कमिंग आइस एज होगी उसे हम मिनी आइस एज कह सकते हैं, ये प्रॉपर फ्रीज टेम्परेचर लाइक नहीं होगी। तो अगर मैं कहूँ कि क्योंकि अर्थ के टेम्परेचर्स अभी नॉर्मल से ज़्यादा है, बिल्कुल, तो जो आइस एज के इम्पैक्ट्स हैं वो आएंगे, तो पहले तो वो टेम्परेचर को, जो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल, उसको वो नॉर्मलाइज करेंगे। बिल्कुल, नॉर्मलाइज करने के बाद आइस एज की तरफ जाएगा, जिधर ग्लेशियर्स एक्सपैंड होंगे टू अ सर्टेन डिग्री, लेकिन इसकी एक्सपेंशन क्या इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितने एक मैक्सिमम या बिग मैग्नीट्यूड के आइस एज को हम बोल सकते हैं कि ये आ जाएगा तो पूरी अर्थ को ही ग्लेशियर्स कवर कर लेंगे। Yes. तो इट विल बी अ मिनी आइस एज। Yes. That was all very interesting, Faiza and Chaudhry Licious Saab. It was fun talking to you about climate change and ice age. आपके रिसर्च में अक्सर पढ़ता रहता हूँ। It's always a एंड मैं pleasure. आपका क्लाइमेट चेंज का काम देखती रहती हूँ, Thank you so much. इसलिए मैं यहाँ पे Thank you so much, Faiza. Thank you. पर मुझे भी देखा करें, मैं भी नहीं सर, टीवी पे आता हूँ। बिल्कुल आप बिल्कुल, भी आप आते हैं, और इसके अलावा आपके हम ड्रामे भी देखते हैं, सर, और इसके अलावा आपके हम किसानों के साथ इंटरेक्शंस भी देखते हैं। Right. So you're doing wonderful work. थैंक यू। Thank you so much.